हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और भी प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन अपलोडेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें से लास्ट ईयर 2020 के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब डिस्कस कर रखे हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे वीडियो बनाने के लिए, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 11 तक है, हम टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5% यूरिया घोल के परासरण दाब की गणना 272 केल्विन पर करें, जहां आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.082 लीटर एटीएम। यहाँ पे कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 272 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम जानते हैं पाई इक्वल टू CRT। तो यहाँ पे C क्या डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, और T है टेम्परेचर केल्विन में। तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना होगा। तो यहाँ पे गिवन है 5% सॉल्यूशन यूरिया का, यानी यूरिया का मास दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है। 5 ग्राम दिया हुआ है कितने में से, 100 मिलीलीटर में से, यानी वॉल्यूम क्या है 100 ml है। अब ml को क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से डिवाइड देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.1 लीटर। तो हमें कंसंट्रेशन पहले निकालना होगा। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल कैसे निकालेंगे, ये तो आ गया यूरिया का जो मास यहाँ पे दिया हुआ। यूरिया का मोलिकुलर मास की बात करें तो यूरिया का फार्मूला जानते होंगे NH2CO NH2। इसका मोलिकुलर मास जो होता है 60 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, यानी 5/60। सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आ गया 1/12। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अब निकल जाएगा मोल बाय लीटर, यानी 1/12 बटा लीटर में कितना आया सॉल्यूशन 0.1 लीटर इंटू आर का वैल्यू क्या है 0.082 लीटर एटीएम। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ, डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे केल्विन होगा, याद रखेंगे, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू 0.082, फिर टेम्परेचर कितना है 272 केल्विन इंटू 272 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा 18.61 atm। ये आपका क्या आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो ये आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे, यानी कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी T इक्वल टू 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, एट स्टैंडर्ड प्रेशर P इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
1 atm and standard concentration of a solution यानी 1 मोल पर लीटर यानी मोलरिटी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पे किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप याद रखेंगे। थर्ड नंबर है सक्रिय ऊर्जा क्या है। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। यानी कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है एंड हाउ रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कहता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के एवरेज एनर्जी से ज़्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी द एक्सेस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए रिएक्टेंट एबव इट्स एवरेज एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे रिलेटेड है हम जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल टू जो होता है ए इंटू ई पे पावर ई ए बाई आर टी। तो इसको हम आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं जहाँ पे के क्या है रेट कांस्टेंट, ए क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये मेज़र करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एट टॉप ऑफ ए एनर्जी बैरियर। यानी ग्राफ के टॉप पॉइंट पे ये मॉलिक्यूल का प्रोबेबिलिटी मेज़र करता है। अगर इसमें हम दोनों साइड लॉग लें तो इससे जो रिजल्ट आएगा इधर लॉग लेंगे इधर लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या आएगा लॉग के इक्वल टू ये लॉग यहाँ पे लॉग ए इंटू बी के प्रॉपर्टी पे आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। फिर यहाँ पे क्या है पावर है तो बेस पे आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग ए माइनस हो जाएगा ये पावर जो होगा बेस में आएगा तो हो जाएगा ए बाई आर टी। ये नेचुरल लॉग है इसको हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा 2.303। अब जैसे ही हम ग्राफ खींचेंगे लॉग के और 1/t में हम जानते हैं इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट हो जाएगा। लॉग ए किसके बीच में लेना है वाई एक्सिस पे हमें रखना है लॉग के, एक्स एक्सिस पे रखना है 1/t को। तो ये जो होगा ई ए बाई आर 2.303 ये स्लोप हो जाएगा इसको हम के मान लेते हैं इंटू 1/t को एक्स मान लेते हैं। तो ये ग्राफ आएगा वाई एक्सिस पे आप क्या रख रहे हैं लॉग के, एक्स एक्सिस पे हम रख रहे हैं 1/t। तो ये जो ग्राफ बनेगा निगेटिव स्लोप आएगा यानी डिक्रीज करता हुआ। ये स्लोप का वैल्यू क्या है ई ए बाई माइनस ई ए बाई आर टी इंटू 2.303। तो ये ग्राफिकल रिलेशन हो गया आर्हेनियस इक्वेशन, ये उसका ग्राफ हो गया। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है। यानी यहाँ पे मेन डिफरेंस पूछ रहा है फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। तो हम जानते हैं ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। फिजियोजॉर्प्शन जो है
ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। फिजियोजॉर्प्शन में बहुत सारे लेयर होते हैं, मल्टी लेयर होता है, ये सिंगल लेयर का होता है। फिजियोजॉर्प्शन जो फॉर्म होता है वान डर वाल फोर्स के कारण, केमियोजॉर्प्शन जो फॉर्म होता है केमिकल बॉन्ड के कारण। इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ जाता है। तो ये कुछ इसके डिफरेंस है, आप याद रखेंगे, आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेद बताना है। निस्तापन एवं भर्जन, गालक एवं धातुमल, यानी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, फ्लक्स एंड स्लैग। तो कैल्सिनेशन से हम जानते हैं, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल के ऑक्साइड में। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को हीट करके हम उसके ऑक्साइड में चेंज करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, इसमें CO2 निकलेगा। जैसे हम एग्जांपल लें कार्बोनेट ओर की, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या बहुत कम अमाउंट लेंगे ऑक्सीजन का, तो किस में आ जाएगा, ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे देगा। अगर रोस्टिंग की बात करें तो ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। जैसे हम ले लें जिंक सल्फाइड, इसको क्या करते हैं हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते हैं। तो जैसे ही करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट, तो मिल जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। इसमें जो गैस मिलेगा SO2 मिलता है। तो यहाँ से डिफरेंस आपको पता चल गया। कैल्सिनेशन प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, रोस्टिंग प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस में जो हम हीट करते हैं कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करते हैं या ऑक्सीजन का बहुत ही कम मात्रा लेते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, सल्फाइड ओर लेते हैं, इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमें क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे। फ्लक्स एंड स्लैग के बारे में है, तो फ्लक्स एक सब्सटेंस होता है, जब धातु का निष्कर्षण करते हैं उसमें ऐड करते हैं। ये क्या करता है, जो इम्प्यूरिटी रहता है यानी गैंग, उसके साथ मिलकर उसमें से अशुद्धियाँ को हटा देता है, यानी वेस्ट मटेरियल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। अगर धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, धातु में जो इम्प्यूरिटी है बेसिक है यानी क्षारीय है, तो हमें फ्लक्स लेना होगा अम्लीय यानी एसिडिक। अगर धातु के साथ इम्प्यूरिटी यानी गैंग अम्लीय है तो हमें फ्लक्स लेना होगा क्षारीय। तो जनरली फ्लक्स जो होता है, बेसिक फ्लक्स अगर देखें तो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, एसिड में आता है HCl। जो इसको ऐड करने के बाद जो धातु मल निकलता है यानी वेस्ट मटेरियल निकलता है धातु के निष्कर्षण के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। यह फ्यूजिबल फॉर्म में होता है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड क्यों शो करते हैं वो बताना। तो हम जानते हैं जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो d ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी वेरिएबल होता है, एक जैसा नहीं होता है। देखते होंगे किसी किसी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किसी किसी ऑर्बिटल में फुल फिल रहता है यानी 10 इलेक्ट्रॉन, किसी किसी ऑर्बिटल में आप देखते होंगे 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर ऑर्बिटल फिल है तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल किया है। अभी भी क्या है, इसमें स्पेस खाली है, तो ये क्या होगा, इसमें लाइट एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये कलर शो करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिटल में, यानी इसके ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट है, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो इसमें यानी यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं कि लाइट एब्जॉर्ब करे, तो ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। यानी इलेक्ट्रॉन 10 है या 0 भी होता तो लाइट शो नहीं करता, मगर ये कलर शो करेगा, ये भी कलर शो करेगा, क्योंकि इस पे जो इलेक्ट्रॉन है फुलफिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, निम्नलिखित का ज्यामितीय आकार क्या होगा। sp3 d2 sp3, इसका पूछ रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप पूछ रहा है। तो sp3 का हम जानते हैं पिरामिडल होता है इस टाइप का, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा तो एक इधर बॉन्ड बना रहा होगा, इधर बना रहा होगा, इधर बना रहा होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो ये पिरामिडल होता है। फिर d2sp3, ये आपका जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनता है। स्क्वायर प्लेनर होता है इस टाइप का, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, ऊपर होगा, फिर नीचे होगा कुछ लोन पेयर, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित उप सहसंयोजी यौगिकों में धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या विनिर्दिष्ट कीजिए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है दोनों, तो हम जानते हैं पहले इसको आयन में तोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम भी लगा हुआ है, तो जैसे ही इसको हम आयन में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 पोटेशियम है, तो FeCN6 - 4, फिर ये 4 पोटेशियम हो जाएगा। अब हमें आयरन का निकालना है, तो इसको X मान लेते हैं। अब यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे लिगेंड है साइनाइड, साइनाइड पे हम जानते हैं चार्ज -1 होता है, 6 टाइम्स है, 6 बार है, तो -6 हो जाएगा। इक्वल क्या करेंगे, टोटल चार्ज -4 के इक्वल, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2 होगा। फिर इसमें बात करें प्लेटिनम, इसको X मान लेते हैं। क्लोरीन लिगेंड लगा हुआ है, तो क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, 4 बार लगा हुआ है तो -4 हो जाएगा। टोटल चार्ज इस पर कितना है, -2 के इक्वल करेंगे तो X इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी प्लेटिनम का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें। ए है 4,4 डाईमिथाइल 2 पेंटेन, बी है 2 ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे आपको लास्ट देखना है कितने कार्बन का चयन है, तो पेंटेनॉल बोल रहा है, यानी 5 कार्बन। 2 नंबर पे ऑल लगा हुआ है, यानी OH होगा यहाँ पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। 4 पे क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल, यानी 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, यानी CH3, तो ये नाम हो गया 4,4 डाईमिथाइल 2 पेंटेनॉल, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। फिर 2 ब्यूटेनॉल है, कार्बन कितना है, ब्यूटेनॉल है, यानी 4 कार्बन है। 2 नंबर पे क्या है, ऑल लगा हुआ है, यानी 2 नंबर पे लगा देंगे OH, तो हो जाएगा क्या, 2 ब्यूटेनॉल। यहाँ पे CH3 लगा लीजिए।
यहाँ पे H लगा लीजिए, तो ये हो गया। 10 नंबर है, निम्नलिखित का IUPAC नाम बताइए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड एक ये दिया हुआ, इसका IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम बताने के लिए क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है, वो भी कहाँ से, जहाँ से आपको ग्रुप नज़दीक हो। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 1 नंबर पे 4 नंबर पे क्या है, COOH ग्रुप है, यानी एसिड ग्रुप है। और कार्बन कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 1 पे 4 पे क्या है, COOH है, तो 1 4 2 COH है, के लिए क्या लगाएंगे, डाई। COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। फिर बी है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जितना भी एंगल दिखाई दे रहा है ये सब कार्बन है। तो हम कहाँ से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, जहाँ से ग्रुप नज़दीक हो। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन का चेन है। यहाँ पे एक ब्रांच है एक कार्बन का, तो हो जाएगा 4 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का, तो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक, तो ये आपका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का परिवर्तन कैसे करेंगे। इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना है, इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल बनाना है, यानी कन्वर्जन दिया हुआ है। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड है, हम आपको इजी मेथड बताते हैं। पहले तो इसका क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसे हमें बनाना क्या है, इथाइल एमीन, यानी C2H5NH2 बनाना है। पहले इसको क्या करें, अल्कोहल को हैलाइड में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, बेस्ट रिएक्शन है SOCl2 थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो आपका इथेनॉल क्या होगा, इथाइल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। अब ये हैलाइड आ गया, अब डायरेक्ट ये बना लेंगे, इसको NH3 के साथ रिएक्शन कर देंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा इथाइल एमीन। दूसरा तरीका था, वो लॉन्ग मेथड है थोड़ा, इससे अल्कोहल को क्या करते, ऑक्सीडेशन करते, एसिड बनता, फिर एसिड से हम एमाइड बना लेते, एमाइड से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करके एमीन बना सकते थे। तो दूसरा मेथड हो सकता था, अल्कोहल को पहले हम क्या करते, ऑक्सीडेशन करते, किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो ये एसिड में चेंज हो जाता, CH3COOH इथेनोइक एसिड में। फिर इसको हम हीट करते NH3 के प्रेजेंस में, तो ये एमाइड में आ जाता, यानी CH3CONH2। फिर एमाइड का रिडक्शन कर देते, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये जितने भी हम रिएक्शन कर रहे हैं सब आपके ऑर्गेनिक बुक में मिल जाएगा। तो इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए, थाइलेमीन मिल जाएगा। और भी मेथड है, मगर ये जो मेथड ज़्यादा यूज़फुल है हमने बता दिया। फिर दूसरा है, इसका उल्टा बनाना है, इथाइल एमीन से अब इथेनॉल बनाना है। तो ये बनाना बहुत इजी है,
पहले इसका फार्मूला लिखेंगे C2H5NH2, ये आपका एक ही स्टेप में बन जाएगा। तो इथाइल एमीन को जैसे ही हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा डायजोनियम सॉल्ट C2H5N2 प्लस Cl माइनस, ये डायजोनियम सॉल्ट है। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी वाटर के साथ रिएक्शन, तो हमें मिल जाएगा इथेनॉल C2H5OH। ये सब आपका रिएक्शन ऑर्गेनिक बुक में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सपोर्ट टू माई चैनल, एंड इफ़ एनी डाउट्स regarding this question then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.